बच्चों आज हम परमाणु संरचना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इस समय सीधे बोर का परमाणु मॉडल बताऊंगा। इस तरह थोड़ा मैं आपको भूमिका बता देता हूँ। परमाणु संरचना से जब परमाणु संरचना की बात करते हैं तो कई सारे वैज्ञानिकों का जो योगदान है उनका भी नाम लेना नहीं भूलना चाहिए। सबसे पहले डाल्टन ने परमाणु मॉडल के बारे में जानकारी दी और उसके बाद टॉमसन ने, उसके बाद रदरफोर्ड ने कई सारे प्रयोग किए। इन सब वैज्ञानिकों का मिला जुला जो मतलब लास्ट में जो कंक्लूजन निकला उसमें ये बताया गया कि परमाणु एक अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है जिसका अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म क्या होता है, एक सघन धनावेशित केंद्र स्थित होता है जिसे नाभिक कहते हैं, और नाभिक धनावेशित होता है और परमाणु का समस्त धनावेश इसी नाभिक में स्थित होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं, वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, इनमें चक्कर लगाते हैं। परमाणु जो है इन वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्योंकि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक दूसरे के बराबर होती है और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ऋणावेश होता है। इसकी बात करना भूल गया, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर धनावेशित नाभिक के आकर्षण बल, इलेक्ट्रॉन पर धनावेशित नाभिक पर आकर्षण बल आरोपित करता है, परंतु इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते क्योंकि इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण से उत्पन्न अपकेंद्र बल जो होता है नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित कर देता है। ठीक है। और परमाणु की आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत सूक्ष्म होता है। ये सारी बातें हमने रदरफोर्ड तक की थी। इसमें कई सारी कमी निकली गई रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में। ठीक है। जब क्लार्क मैक्सवेल का विद्युत सिद्धांत जब ने अपने लगाया तो उसने कई सारी उसमें थ्योरी दी जिसमें ये मॉडल जो है फेल हो गया, उसमें कई सारी कमी निकली गई। उसके बाद बोर ने अपना मॉडल दिया। तो ये जो चैप्टर है हम बोर के परमाणु मॉडल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम बोर के परमाणु मॉडल के बारे में जानेंगे। बोर ने मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया जिसके अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन जो होता है निरंतर क्रम में नहीं होता है बल्कि ऊर्जा के पैकेटों के रूप में होता है और एक पैकेट का जो मान होता है h होता है। तो ऊर्जा छोटे छोटे पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होती है। ये मैक्स प्लैंक ने बताया और इसी के आधार पर बोर ने अपना परमाणु मॉडल के पॉसिबिलिटी दी। तो मैं परमाणु मॉडल के बारे में आपको लिख करके एक एक करके आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसलिए बता दूं, बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियों को दूर करने के लिए उसको बिना परिवर्तित किए, कमियों को दूर कर बजाय उससे बिना परिवर्तित किए कुछ और अपने उसमें अवधारणाएं दी जिसके अनुसार पहला जो है परमाणु के नाभिक के चारों ओर, परमाणु के नाभिक के चारों अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन इन सभी समय कक्षाओं में नहीं घूमते। दूसरा हो गया, दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन अब किन में घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं, उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें इनका कोणीय संवेग MBR h/2π का पूर्ण गुणित होता है। जहाँ m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v उसका वेग, r जिस वृत्तीय कक्षा में वो घूम रहा है उसका पूर्ण गुणित होना चाहिए। यहाँ पर MBR NH/2π, n जो है यहाँ पर कक्षा हो जाएगी, n का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो जिसमें ये फॉलो होगा जो MBR NH/2π यानी पूर्ण गुणित होगा, उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। इन कक्षाओं को स्थिर कक्षा या स्टेशनरी कक्षा कहते हैं। अगला है प्रत्येक
वृत्ताकार कक्षा प्रत्येक वृत्ताकार कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। इन कक्षाओं को ऊर्जा कोश या ऊर्जा कक्ष कहते हैं। इन कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर होती है, अतः इन कक्षाओं को स्थिर कक्षा भी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, तो पॉइंट में आ रहे हैं, नंबर चौथा पॉइंट। जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षा से उच्च कक्षा निम्न कक्षा में जाता है तो क्या करता है? जब उच्च में जाएगा तो एनर्जी लेगा, ऊर्जा लेगा, ठीक है, और जब निम्न में जाएगा तो ऊर्जा अवशोषित करेगा, उत्सर्जित करेगा। और उच्च में जाने में अवशोषित करेगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा, और निम्न जाने में ऊर्जा का क्या उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षा से उच्च कक्षा निम्न कक्षा में जाता है तो आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है, और यह ऊर्जा परिवर्तन सतत नहीं होता। समझ में आ रही बात? क्या मतलब ये है कि जब ऊर्जा उच्च में जाएगा तो अवशोषण करेगा, निम्न में आएगा तो उत्सर्जन करेगा, और यह जो है सतत नहीं होता। अभी हम पढ़ चुके थे, ये पैकेट क्वांटा के रूप में जो होता है, यह अवशोषण उत्सर्जन होता है ऊर्जा के पैकेटों के रूप में। एक उसकी जो इकाई होती है क्वांटा कहता है, जिसका मान जो है चिन्ह होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट, ये कितनी ऊर्जा अवशोषित करेगा? डेल्टा ई, उसका डिफरेंस जो है E2 माइनस E1 होगा। उच्च ऊर्जा यानी E2 उच्च ऊर्जा स्तर का मान है, E1 निम्न ऊर्जा स्तर का मान है, दोनों की ऊर्जा का डिफरेंस डेल्टा ई हो जाएगा। और डेल्टा ई जो होता है एच न्यू के बराबर होता है, इसको हम या एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 कर देते हैं। इसे तो बोर का आवर्ती नियम, ये है बोर का आवर्ती नियम, बोर का ठीक हो गया, ये पांचवा पॉइंट। छठा है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कोणीय संवेग की तरह क्वांटित होती है। और सातवां है वृत्ताकार पथ में वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन का कार्य अपकेंद्र बल के बराबर होता है। ठीक है ना, अपकेंद्र बल बाहर की ओर लगने वाला बल, और अपकेंद्र बल बाहर की ओर जो बल लग रहा है, और अभिकेंद्र बल भीतर की ओर। माना कोई अगर वस्तु को वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो एक जो अंदर की तरफ बल लगता है केंद्र से बोलते हैं अभिकेंद्र बल, जो बाहर की तरफ बल लगता है बोलते हैं अपकेंद्र बल। ठीक है ना, दोनों बराबर होते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा में स्वतंत्र रूप से घूम सके, इस पर किसी प्रकार कोई फोर्स कार्य न करे जो उसकी गति को प्रभावित करती है। अगला पॉइंट, हम बोर के परमाणु की उपलब्धि क्या उपलब्धि बोर ने हासिल की। पहला तो है परमाणु स्थायित्व की बात करी इसने, परमाणु स्थायित्व की बात करी। इससे पहले रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल आ रहा था उसमें ये बात निकल के आ रही थी कि जब इलेक्ट्रॉन जो है अपनी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो लगातार ऊर्जा का ह्रास करता रहता है, और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। परंतु बोर ने जो अपना सिद्धांत दिया, जो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था, मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का इसने बेस लिया। तो इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लगातार ऊर्जा का ह्रास नहीं करते हैं, जब भी कक्षा में घूमते हैं उस वक्त उनकी ऊर्जा स्थिर होती है। जब वो अपने ऊर्जा से उच्च निम्न ऊर्जा स्तर में जाते हैं, जो कि हम यहाँ पर हम देख चुके हैं, ये वाला चौथा वाला पॉइंट, तभी वो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार परमाणु स्थायित्व की बात हो गई। नंबर दूसरा, बोर सिद्धांत की सहायता से
हाइड्रोजन परमाणु को एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में, ये इसकी कमी है कि केवल हाइड्रोजन परमाणु एकल स्पीसीज के लिए ही लागू होता है ये, ठीक है ना। उसमें ऊर्जा की गणना के लिए सूत्र इसने प्रतिपादित किया। मैं डायरेक्ट सूत्र रख रहा हूँ, E=, सीधे लेंगे माइनस, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ आपको मैं। इसने इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा गणना के लिए फॉर्मूला दिया। असल में एक्चुअली फॉर्मूला डिराइव होकर लास्ट में ये आता है, E=-2π² E m e⁴ यहाँ पर पाई जो है 20, पाई का मान आपको पता है मैथ में जो होता है 22.7, और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश, E जेड जो है परमाणु क्रमांक, जहाँ पर 1 लेंगे, जेड का मान यहाँ पर 1 लिया जाएगा क्योंकि ये एकल इलेक्ट्रॉन और जिनमें यह हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये जो है बोर ने बताया था, और एच जो है प्लैंक नियतांक है, ठीक है ना। ये सबके सब हमारे कांस्टेंट है, इनके सब का मान रखने पर ये आ गया हमारा 2.178 × 10⁻⁸ अब एन जो है कक्षा की संख्या, पहली कक्षा में कितनी ऊर्जा होगी, एन का मान 1 रख लेंगे। दूसरी कक्षा में कितनी ऊर्जा होगी, एन का मान 2 रख लेंगे। तो इस बार हर मतलब किसी कक्षा की जो स्थिर कक्षाएं हैं उन कक्षाओं की क्या ऊर्जा है उसका मान निकालने के लिए बोर ने एक फॉर्मूला दिया। तीसरा जो उसकी उपलब्धि है वो ये आती है, कक्षा की त्रिज्या का परिकलन किया, इसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला आएगा R = n² × 0.529, जेड का मान 1 कर लेंगे, जेड का मान 1 ही होता है, ठीक है ना। तो n² × 0.529 ये किसी पर्टिकुलर कक्षा, जो हमारी कक्षा है उसकी त्रिज्या मालूम पड़ जाएगी, ठीक है ना। ये इसने जो है बोर ने त्रिज्या का परिकलन किया। चौथा जो इसका अचीवमेंट आ रहा है इसमें, बोर ने परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग को परिकलित करने का भी सूत्र दिया। इलेक्ट्रॉन के वेग का परिकलन किया। इसके अनुसार जो वेग v होता है Z/n × 2.188 मीटर पर सेकंड। तो ये बोर के परमाणु की उपलब्धि हो गई, तो इससे परमाणु में स्थायित्व आने लगा और कई सारी अन्य जानकारी भी हमें मालूम पड़ने लग गई, ठीक हो गई। लेकिन इन सब के बावजूद बोर के परमाणु मॉडल में भी कमियां हैं। हम शॉर्टकट में बोर के परमाणु मॉडल की कमियों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है नहीं। बोर के परमाणु मॉडल की कमियाँ, तो बोर के परमाणु मॉडल क्या कमियाँ हैं, क्या लिमिटेशन है, इसको हम अब इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक पता नहीं होगा बोर के मॉडल में क्या कमी है तब तक हमें समझ में ढंग से आएगा नहीं। पहला है, जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया, यह केवल जो होता है एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या एकल परमाणु के जो हमारे तत्व हैं उनके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, ठीक है ना। इससे अधिक के लिए ये मॉडल जो है पर्याप्त नहीं है। तो यह केवल एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की व्याख्या करता है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए मॉडल जो है पर्याप्त नहीं है। पहली कमी तो हमारी ये आ गई। दूसरी कमी, जो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम रेखाएं हैं वो भी छोटी छोटी रेखाओं से मिलकर बनी होती हैं। यदि जब बाद में हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोस्कोप की खोज हुई तो ये देखा गया कि जो छोटे हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रम है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है या अवशोषण स्पेक्ट्रम है, वो भी छोटी छोटी रेखाओं से मिलकर बनी है, ठीक है ना। तो उन रेखाओं की व्याख्या यह नहीं कर पाता। उच्च विवरण क्षमता के स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा देखा गया कि हाइड्रोजन के जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, ये रेखाएं छोटी छोटी रेखाओं में व्यक्त हो जाती हैं, जिन्हें यह नहीं समझ पाया। इसके अलावा जीमान इफेक्ट, जीमान प्रभाव, ये रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, इन्हें जीमान प्रभाव कहते हैं, है ना। जो ये मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखने में जो सूक्ष्म रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या हो जाती हैं, ये बट जाती हैं, मतलब किसी दिशा में झुक जाती हैं, इसे बोलते हैं जीमान प्रभाव। और विद्युतीय क्षेत्र में जो झुकाव होता है, डिफ्लेक्शन जो हो रहा है, उसे बोलते हैं स्टार्क प्रभाव,
स्टार का प्रभाव, तो जीवान और स्टार के प्रभाव को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, वो एक्सप्लेन नहीं कर सके। ठीक है ना। इतना सब कुछ करने के बाद काफ़ी कुछ बहुत ही बड़ा अचीवमेंट बोर ने दिया। बोर का परमाणु मॉडल अभी भी हम अपने इसमें मतलब आज आधुनिक रसायन विज्ञान में इसका सहायता लेते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद, इतना करने के बाद भी बोर के मॉडल में कमियां रह गई हैं। ये तो होता ही है, कुछ बिना कमियों, जब तक कोई कमियां ना हो तो आगे कोई खोज होती भी नहीं है। तो बोर के मॉडल में कमी है, इसको भी दूर किया गया बाद में। ठीक है नहीं, तो ये बोर का मॉडल है, उसकी उपलब्धियां हैं, उसकी कमियां हैं, इसको आप आराम से अपनी कॉपी में लिख लेंगे, वैसे समझ लेंगे। जब यहाँ पर पदार्थ की द्वैत प्रकृति, ड्यू नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली को हम देखेंगे। तो अब तक इस निष्कर्ष पर निकले हम कि सभी गतिमान द्रव्य कणों में द्वैत प्रकृति होती है। अतः द्रव्य की द्वैत प्रकृति को अतिसूक्ष्म कण जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु, इन पर भी लागू कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस आधार पर जो है हम डी ब्रोगली का इक्वेशन प्रूव करेंगे। तो प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत से, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत से E = आएगा एच न्यू। एच प्लैंक नियतांक है, न्यू आवृत्ति है। और आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण से, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से, आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से उस कण की ऊर्जा E = mc² करेंगे। ठीक है नहीं। तो ये हमने प्लैंक दो ऊर्जा को हम प्लैंक सिद्धांत और आइंस्टीन सिद्धांत दोनों से हम ऊर्जा का हम क्या करते हैं को हम समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं दोनों के, क्योंकि दोनों एक ही हैं, ऊर्जा के ही मान है किसी एक कण के। तो मान के चलते हैं कि यदि कण क्वांटम सिद्धांत के अनुसार यदि फॉलो करता तो उसकी ऊर्जा h नहीं होगी। और यदि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण की नज़र से देखते हैं तो h mc² होगी। दोनों यदि हम बराबर करते हैं तो h न्यू बराबर हो जाएगा mc², और आवृत्ति c बराबर न्यू बराबर होता है c/λ। ठीक है ना। c उसका वेग है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, तो c/λ हो जाएगा। h × c/λ mc², c से c कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ गया लैम्डा बराबर आ गया h/mc। ये डी ब्रोगली का इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये डी ब्रोगली का हमारा इक्वेशन आ गया, जहाँ पर h जो है प्लैंक नियतांक है, इसका मान 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। ये प्लैंक नियतांक है। m पदार्थ का द्रव्यमान है, जो द्रव्य हमारा गति करेगा उसका द्रव्यमान है, c उसका वेग है। ठीक है, तो ये हमारा संबंध आ गया। अब यहाँ पर हम प्रूव करेंगे कण प्रकृति और तरंग प्रकृति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हमें पता है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो होता है समवेग, इसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लैम्डा = हो गया h/p। ठीक हो गया। अब चूंकि कांस्टेंट है h, तो क्या हो जाएगा लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/p। अब यहाँ से क्या निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं, लैम्डा जो है तरंग प्रकृति को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है कण प्रकृति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये कर सकते हैं, तरंग प्रकृति किसी द्रव्य की तरंग प्रकृति जो होती है उसकी कण प्रकृति की व्युत्क्रमानुपाती हो रही है। जो उसका नेचर है, ये तरंग प्रकृति ज़्यादा होगी तो कण प्रकृति कम हो जाएगी, यदि कण प्रकृति ज़्यादा होगी तो तरंग प्रकृति कम हो जाएगी। ये स्टेटमेंट हमारा आ गया, इसको हम स्टेटमेंट वाइज लिखते हैं। तो हमने स्टेटमेंट लिख दिया, किसी गतिमान द्रव्य वस्तुओं की तरंग और कण प्रकृति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कभी एग्जाम में प्रूफ करने को आएगा तो आसानी से आपसे आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। हमें पहले लिखना पड़ेगा सभी द्रव्य कणों में द्वैत कण प्रकृति होती है। अतः द्रव्य की द्वैत प्रकृति को सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु, इन पर लागू कर सकते हैं। तो प्लैंक क्वांटम सिद्धांत से h न्यू, आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से mc², तो उनको बराबर करेंगे तो डी ब्रोगली इक्वेशन आ गया। ये हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन आ गया, डी ब्रोगली इक्वेशन।
ठीक है ना। कभी डी ब्रुगली इक्वेशन पूछ सकते हैं, तो डी ब्रुगली इक्वेशन आ गया। एच प्लैंक नियतांक 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है, अक्सर दिया जाता है नियतांक पेपर में आपको। तो अब हमें देखिए एम सी इजकल टू द्रव्यमान गुणा वेग संवेग होता है, तो लैम्डा इजकल एच अपन एम में एच अपन पी आ गया। एच चूंकि नियतांक है तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/p आ गया। तो इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि तरंग प्रकृति कण प्रकृति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको हमने स्टेटमेंट में लिख दिया। अब हम इस आधार पर हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत को देखते हैं। जो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो किसी सूक्ष्मदर्शी बहुत छोटे कण की स्थिति और संवेग का मापन एक साथ संभव नहीं है, हाइजेनबर्ग ने बताया था। और डी ब्रुगली ने भी जो भी आपको स्टेटमेंट दिया है वो भी छोटे कणों के लिए है। बड़े कणों की यदि हम बात करते हैं उसके लिए लैम्डा का मान बहुत अधिक हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिसका मापन करना संभव नहीं होता है। इसलिए जितने भी अब हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्म कणों की बात कर रहे हैं, तो इसका स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये है, माना गतिमान जो कण है, माना गतिमान कण की अनिश्चितता स्थिति में डेल्टा एक्स है और संवेग की अनिश्चितता संवेग में है डेल्टा पी। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हाइजेनबर्ग के अनुसार डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल देन एच अपॉन 4π। ठीक है। यदि संवेग की अनिश्चितता जितनी कम होगी, स्थिति में अनिश्चितता उतनी ही बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये हमारा जो है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। माना किसी यदि आप इसको स्थिति जो है 90% शुद्ध स्थिति आप निकाल दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा, तो संवेग में जो स्थिति आप निकालें केवल 10% निकल पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ यदि 70% आपकी स्थिति सही निकल रही है तो केवल 30% संवेग भी स्थिति सही निकलेगी। तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो जितना हम एक कोम ठीक निकालेंगे दूसरा उतना गलत निकलने लग जाएगा, जितना एक कोम सही निकालेंगे दूसरा अपने आप गलत निकलेंगे। ये तो इसलिए एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। ठीक हो गया। तो एक साथ मापन दोनों का संभव नहीं। न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। सीजियम के स्पेक्ट्रम तरंग दैर्घ्य 456 nm है, तो इसकी आवृत्ति और तरंग संख्या में ज्ञात करनी है। तो वही फॉर्मूला हम अभी हमें देखा, लैम्डा बराबर दिया है हमारे पास 456 nm। ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं 456 × 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको प्रकाश का वेग दे रखना c फिक्स है। प्रकाश का वेग जो है, प्रकाश का वेग c बराबर 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, आवृत्ति न्यू बराबर c/λ होता है। ठीक है ना। तो 3×10⁸ से लैम्डा 456 और 10⁻⁹। ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा, आवृत्ति इतना हर्ट्ज। इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप, ज़्यादा में कम टाइम इसे आप देख लेंगे। ठीक है। 10,070 पर पहुँच जाएगा तो भागा देंगे। 10,016 समथिंग 456 से भागा देना है, तो ऐसी कुछ आएगा। कैलकुलेटर से कर लेता हूँ मैं इसको, गुणा भाग बताता हूँ आपको मैं। तो ये आ गया 6.4 × 10⁻14 हर्ट्ज आ गई। अब तरंग संख्या की यदि बात करते हैं, तरंग संख्या न्यू बार 1/λ होता है 1/456 × 10⁻⁹। ठीक है। ये गुणा भाग करके आएगा लगभग 2.2 × 10⁻6 पर मीटर। ठीक हो गया। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, मेन फार्मूले हैं, फार्मूला आप देख लीजिए। एग्जाम में अक्सर आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आप। अगला क्वेश्चन है, एक फोटोन की ऊर्जा गणना करनी है जिसकी आवृत्ति 3×10⁻15 हर्ट्ज और नंबर दूसरी कंडीशन है
दूसरा केस है लैम्डा इक्वल टू 0.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देखते हैं कैसे हम कर रहे हैं। इसमें प्लैंक नियतांक वाला फॉर्मूला रहेगा पहले वाले केस में, इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है ना, आवर्ती रखिए, ये कितना होता है 6.6 से 10⁻24 जूल सेकेंड इंटू 3×10⁻15 हर्ट्ज याद। ठीक है, जब से करोगे तो हमारा आ जाएगा, गुणा भाग करके ये जो आ रहा है 19.8 ×10⁻⁻19 जूल आ रहा है। ठीक हो गया। अब ये निकलेगा E बराबर Hc/λ से निकलेगा। H वही है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, C है 3.3×10⁸। ठीक है, प्रकाश का जो वेग होता है 3×10⁸ हो जाएगा। लैम्डा 0.5 एंगस्ट्रॉम है, 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो गया। ठीक है, इसे गुणा भाग करोगे तो आपका आ जाएगा। और ये कैलकुलेशन में ये आ रहा है लगभग 3.96 10⁻⁻15 जूल। ठीक हो गया। तो हम ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसे आप करिए। इसी में आपको मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ। नंबर 1 हो गया 400 nm हो गया, और नंबर 2 750 nm। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। इसमें आपने ये निकालना है, आवर्ती और तरंगदैर्घ्य निकालना है, ये आपको निकालना है। ठीक है, इसमें भी आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ। ये अगले क्वेश्चन नंबर 2 से मिलता जुलता आपको मैंने होमवर्क दे दिया है। आवर्ती 6.25 10⁻14 हर्ट्ज और लैम्डा है 4500 एंगस्ट्रॉम। दोनों केस में आपको ऊर्जा की गणना करनी है फोटोन की। क्वेश्चन है बच्चों, ये विकिरण के 1 मोल फोटोन की ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। आवर्ती दे रखी है हमें 5×10⁻10 पर सेकंड। तो पहले हम एक फोटोन की ऊर्जा निकालेंगे। E बराबर एच न्यू से। H कितना है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है, और ये दे रखा है न्यू दे रखा है 5×10⁻10 सेकंड बस। तो कितने जूल आ जाएगी ऊर्जा, इधर से कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करके बता रहा हूँ मैं आपको कितना आ रहा है। तो जो भी होगा इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 1 मोल का निकालेंगे। 1 मोल के लिए जो हमारी E आई है, E इसको आप अवगत नंबर से 6.023 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, इतना जूल आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन की तरंगदैर्घ्य निकालनी है। E बराबर Hc/λ होता है, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा Hc/E। ठीक है ना, E कितना है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है 1.602 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और H की वैल्यू पता है 6.6 × 10⁻24 जूल सेकेंड और 3×10⁸। ठीक हो गया, ये आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। इसको 10⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में आ जाएगा। सपोज ये मीटर में आ जाएगा, बराबर आ जाएगा मीटर इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये कैलकुलेशन इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ऐसे संबंधित बुक्स के न्यूमेरिकल आप कीजिए, जो भी नहीं आएगा मुझसे पूछिए, बताऊंगा आपको मैं। बस इसमें ये इसके न्यूमेरिकल अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। E बराबर न्यू, E बराबर Hc/λ और न्यू बराबर Hc/λ। इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ज़्यादा डिटेल के न्यूमेरिकल तो खैर आपको सिलेबस में नहीं है, फिलहाल आपको इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और NCERT क्वेश्चन आप बनाएंगे, जो भी समस्या आएगी उसका समाधान हम लोग कर लेंगे।